नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति की, भारत के उन आदर्श मूल्यों की जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऑस्ट्रेलिया भी उन मुल्कों में ही शामिल हो गया जहां पर भारत के संस्कारों का जयकारा हो रहा है। पहली बार भारत में जन्मे किसी शख्स ने सेनेटर के तौर पर अपना कामकाज संभाला है और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतवंशी सेनेटर ने भगवत गीता पर शपथ लेकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल भारत में जन्मे वरुण घोष को ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद सेनेट में ऑस्ट्रेलियाई राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। वरुण घोष का जन्म भारत में हुआ और वो लंबे वक्त से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, लेकिन वो आज भी भारतीय संस्कारों और मूल्यों के साथ बंधे हुए हैं और सनातन परंपरा उन्हें आज भी भारत से जोड़े हुए है। और ये पहली बार नहीं है किसी भारतीय मूल के नेता ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली हो। इससे पहले हमने देखा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी ऐसा कर चुके हैं। आज बात भारत की माटी की इसी महक की करेंगे जो आज भी 7 समंदर पार रह रहे लोगों को भारत के साथ जोड़े हुए हैं। ये सभी हम समझेंगे भी कि किस तरीके से विदेशों में बसे भारतीय वहां भी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के नायक बने हुए हैं। इन सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं विदेशों में भारत की संस्कृति की झलक। गीता पर हाथ रखकर वरुण घोष ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की संसद में शपथ ली, एक साथ कई इतिहास खुद ब खुद दर्ज हो गए। शपथ के साथ वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया के ऐसे पहले सेनेटर बन गए जिन्होंने सेनेट में भगवत गीता पर हाथ रखकर न केवल पद और गोपनीयता की शपथ ली, बल्कि उनका नाम भारत में जन्मे ऐसे हिंदुस्तानी के तौर पर भी दर्ज हो गया है जिसने 7 समंदर पार भी इतने बड़े पद पर बैठकर अपनी परंपरा और सनातन संस्कारों को जीवंत रखा। वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया में ऐसे सेनेटर हैं जो सदन में एंट्री के साथ ही सबके चहेते बन गए। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और सदन में उन्हें एक ऐसे सेनेटर के तौर पर देखा जा रहा है जो 7 समंदर पार भी भारतीय संस्कारों की राह पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री वोंग भी घोष की कायल हो गई। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे नए सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है। सीनेटर घोष पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर कोई काम करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ऐसा करने वाले आखिरी व्यक्ति न हों। मुझे यकीन है कि सीनेटर घोष वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए और अपने समुदाय के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगी। लेबर सीनेट टीम में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलियन सेनेटर वरुण घोष भले ही 1957 में पर्थ में चले गए थे, लेकिन वतन से दूरी के बावजूद वो अपने भारतीय संस्कारों के साथ जुड़े रहे। वरुण घोष का जन्म भारत में ही हुआ था, लिहाजा वो ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सांसद भी बन गए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है। वरुण घोष का जन्म 1985 में हुआ था। 1997 में वो पर्थ चले गए और वहाँ उन्होंने क्राइस्ट चर्च ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद पर्थ के विश्वविद्यालय से उन्होंने कला और कानून की डिग्री ली और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून के कॉमनवेल्थ स्कॉलर रहे। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ भी लंबे वक्त तक काम किया। आज उनके भारतीय संस्कारों और सनातन के प्रति उनकी श्रद्धा की हर कोई तारीफ कर रहा है। वरुण घोष ऐसे पहले हिंदू नेता हैं जिन्होंने सनातन की अलख 7 समंदर पार जलाए रखी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए ब्रिटेन जैसे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुनक कृष्ण भक्त हैं। सांसद पद की शपथ भी सुनक ने ब्रिटिश संसद में भगवत गीता के साथ ही ली थी। ऋषि यहाँ तक कह चुके हैं कि भगवत गीता अक्सर उन्हें तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचाती है और उन्हें कर्तव्य पर डटे रहने की याद दिलाती है। गीता के यही वो भाव हैं जो आज भी 7 समंदर पार भारतीयों को अपने संस्कारों से बांधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे यहाँ आपको ये भी बताएं कि वरुण घोष के अलावा भारतीय मूल के 200 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो अलग अलग देशों में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों में भी भारतीय मूल के नेता नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिटेन में हम सभी जानते हैं कि ऋषि सुनक, लेकिन उनके साथ ही साथ 8 से ज्यादा ऐसे देशों के प्रमुख भारतवंशी हैं और करीब 42 देशों की सरकार या फिर विपक्ष में कम से कम
एक भारतवंशी तो जरूर मौजूद है। सबसे ज्यादा 19 सांसद कनाडा के हैं और इनमें 3 कैबिनेट मंत्री भी हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया में भारतीय मूल के करीब 60 कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि विश्व के कई देशों में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। आज के समय में विश्व के कई देशों का नेतृत्व भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। भारतीय मूल के शीर्ष नेताओं में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का सबसे पहले नाम आता है। कमला हैरिस अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल लंबे इतिहास में पहली महिला और पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच चुकी हैं। कमला हैरिस के बाद नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आता है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगम भी भारतीय मूल के हैं। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी भारतवंशी हैं और इसके अलावा मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपून भी भारतीय मूल के हैं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी भारतवंशी हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो लुइस सेंटोस भी भारतीय मूल के हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी लियो एरिक वाडकर भारतवंशी हैं और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी भी भारतीय मूल के ही हैं। इसके अलावा सेशेल्स के राष्ट्रपति वेविल राम कलावन भी भारतीय मूल के हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतवंशी पूरी दुनिया में न सिर्फ धाक जमा रहे हैं बल्कि हमारी संस्कृति को भी अलग अलग मुल्कों में पहचान दिलवा रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से भारतीयों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और हमारी संस्कृति की पहचान कैसे पूरी दुनिया में नजर आ रही है, हम आज उन्हीं से चर्चा करेंगे। परिचय करा देती हूँ। गौरंगदास प्रभु, डायरेक्टर इस्कॉन गोवर्धन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरेश गोयल जी हैं, फॉर्मर डीजी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त अचल मल्होत्रा जी हैं, फॉर्मर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन, और हमारे साथ कुलदीप सिंह शेखावत हैं, फाउंडर हैं MATV UK लंदन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश गोयल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि उपलब्धि है। देखिए, इतना बड़ा रिकॉर्ड शायद किसी देश के पास नहीं है कि हमारे देश के या फिर भारत से जुड़े हुए लोग, भारत से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त अलग अलग मुल्कों में कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े ओहदे पर हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसी के साथ हमारी संस्कृति को भी वहां तक लेकर गए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा नवजोत जी, और इसका मैं श्रेय देना चाहूंगा कि हमारी एक बहुत दूरदृष्टि पॉलिसी रही। भारत के स्वतंत्र होने के कुछ ही साल के बाद, जब मौलाना आजाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे और संस्कृति को भी कार्य देखते थे, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, 1950 में जब उस टाइम पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस बनाया गया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय संस्कृति की जो एक पहुंच है, भारत संसार के कोने कोने में है। भारत के लोग संसार के कोने कोने में तब भी रहा करते थे। काफी गयाना में, मॉरिशस, मालदीव्स का तो खैर नाम भी नहीं था उस टाइम पर, लेकिन यूके, तो काफी यूरोप में लोग थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, काफी सारे पैसिफिक आइलैंड्स। तो उसको देखते हुए हमने 1950 से ही भारतीय संस्कृति को काम में लेते हुए भारत की एक सफल फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को आगे बढ़ाने का जो काम हमने शुरू किया, इसको देखिए 70 साल से ज्यादा हो चुका है ये। और इसका एक नतीजा ये भी है कि जो भारत के नागरिक हैं बाहर, भारत के रहने वाले हैं जी, और जो बाकी लोग हैं, भारत की संस्कृति को एक तरह से देखते हैं कि ब्रिज है, वो पुल है उनके देशों के बीच में और भारत के बीच में, जिससे कि संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं ये। बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि ये हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा मापदंड है ये जी, कि हमारी संस्कृति इतना आगे विजिबल है और एक सहिष्णु संस्कृति, टॉलरेंट संस्कृति के रूप में देखी जाती है। बिल्कुल। कि जहाँ पर डिवीजन नहीं होता है,
इंक्लूसिवनेस होती है। बिल्कुल। जी। चलिए, अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत अहम हो जाता है ऐसे में जब देखिए हमारे त्योहारों को खास तौर पर अमेरिका जैसे विकसित मुल्क भी अपनाते हैं। वहां पर देखिए दिवाली पर छुट्टी की भी बात हो रही है, दिवाली मेले वहां पर लगते हैं, और वहां पर तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। तो यानी हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हर किसी को न सिर्फ पहचान मिली है बल्कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हुई है पूरी दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ त्योहारों की बात नहीं है। जहाँ तक इंडियन कल्चर, इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज है, या जो इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया की थॉट है, इसकी जो एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये बिल्कुल वॉलंटरी है। ये हिंदुइज्म कह लीजिए, हिंदू कल्चरल इथोस कह लीजिए, हमने कभी भी इससे बाय यूज ऑफ फोर्स किसी को दूसरे के ऊपर नहीं थोपा है। ये किसी भी हमारी कॉन्क्वेस्ट, किसी दूसरे देश पे हमने चढ़ाई करी हो और वहाँ के लोगों को जोर जबरदस्ती इंडियन कल्चरल उन पे इम्पोज किया हो, ऐसा कहीं भी आपको इतिहास पे दिखाई नहीं देगा। और चूंकि ये वॉलंटियर है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जहां तक सवाल आपने एक स्पेसिफिक फेस्टिवल्स की बात करी, तो हम जैसे जानते हैं फेस्टिवल तो मैनिफेस्टेशन है किसी भी कल्चरल या रिलीजियस सेलिब्रेशंस का। और जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा बाहर, इसकी जो रिकॉग्निशन बढ़ रही है, जो इंडियन डायस्पोरा हैज कम ऑफ द एज जिसे हम कहते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा जा रहा है। और जिस तरह हमारे देश में इस समय एक कल्चरल रेनेसा या एक कल्चरल और रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात चल रही है, चाहे वो राम मंदिर में रिफ्लेक्ट हो रही है या और दूसरी चीजों में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इको कर रही है बाहर। इस तरह से इको कर रही है कि हमारे जो इंडियन डायस्पोरा के जो सेकेंड या थर्ड जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो वहां ऊंचे पदों पे पहुंच रहे हैं, तो वो बड़े गर्व के साथ वो अपनी सनातनी होने या अपने रिलीजन को की एक्सेप्टेंस के लिए काम करते हैं। और ये सिंबॉलिकली गीता पे हाथ रख के शपथ लेता है, एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है इसके अंदर। पूरे इस चीज में आप कोई हेसिटेशन नहीं है। बिल्कुल। हमारा जहां तक कल्चरल फुटप्रिंट्स की बात है, ये तो पूरे एशिया में, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में, इन सब जगहों पे तो सालों साल से चला आ रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको पूरे साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली, तो 80-90% जो है वहाँ हिंदूज ही हैं। तो कल्चरल हमारा फुटप्रिंट जो है बहुत समय से है। अब समय बदल रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, इंडियन डायस्पोरा की अहमियत बढ़ रही है, तो इसका भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और सॉफ्ट पावर तो ऐसे आप जानते ही, हमारा कुजीन हो गया, बॉलीवुड हो गया, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ऑफ लेट योगा की बात कर सर, उसने कितना बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि यहाँ पर मैं उस चीज को भी इंक्लूड कर दूं कि एक दौर ये भी हुआ करता था कि राज कपूर साहब की फिल्में जब रिलीज हुआ करती थी, स्पेशली रशिया में स्पेशल शोज उनके लगा करते थे। हालांकि बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, आज की तारीख में हम देखें कि ऑल ओवर वर्ल्ड बॉलीवुड को भी पसंद किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, गौरंग दास जी आपसे जानना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात और अहम यह है कि जब भी वहां पर कोई भी लीडर एक उच्च पद पर आसीन होता है तो गीता की शपथ लेता है। हमने ऋषि सुनक को भी देखा था, और अभी हमने देखा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जब नए सेनेटर बने हैं। और सबसे बड़ी बात, ऋषि सुनक तो ये कहते हैं कि गीता जो है कठिनाइयों से निकालने में बहुत ज्यादा मददगार है। यानी जब भी वो कहीं परेशान होते हैं या फिर उलझनों में होते हैं, गीता एक सबसे बड़ा कहे कि पॉजिटिविटी उससे उनको आती है। हाँ, तो भगवत गीता का मूल संदेश ये है कि जीवन में हम संपत्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, विपत्ति घटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, संपत्ति और विपत्ति के जंजाल से हम बच नहीं सकते। इसलिए संपत्ति बढ़ाने के प्रयास में और विपत्ति घटाने के प्रयास में न लगे, लेकिन संपत्ति और विपत्ति की परिस्थितियों में सेवा भाव में समर्पित होकर कर्तव्य परायणता और कर्तव्यनिष्ठ बन के हम कार्य करें। ये संदेश हर लीडर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन को जब कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, उस समय अर्जुन के पास युद्ध की कौशल थी, अर्जुन हैड द स्किल, लेकिन युद्ध में अपने सामने भीष्म और द्रोण को देखकर अर्जुन के पैर डगमगा गए। सो अर्जुना लॉस्ट हिज विल। तो इसलिए हर लीडर के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसके पास स्किल होती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो विल समाप्त होने लगता है। तब भगवत गीता के आधार पर उसका स्वावलंबन बना रहता है। जब स्वामी प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक लंदन पहुंचे, तो एक वहां पर रिपोर्टर ने बड़े उद्दंडता से उनको पूछा कि स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो?
तो उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कि पिछले 300 वर्षों से अंग्रेजों ने भारत से सोना, चांदी, हीरा, मोती लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लेके जाना भूल गए। उसका मैं होम डिलीवरी करने आया हूँ। और तब से लेकर आज तक इस्कॉन के भक्तों ने विश्व भर में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से भगवत गीता एज इट इज के लगभग इसको भी 55 करोड़ गौरांग जी, इसको भी एड ऑन हम बिल्कुल इसके साथ ही कर लें। सुरेश जी, आप भी इससे एग्री करेंगे, अचल जी आप भी एग्री करेंगे कि किस तरीके से इस्कॉन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज की तारीख में अगर यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होता है तो विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं उस फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए। तो ये भी एक जिस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वो कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, इस पर आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले कुलदीप सिंह शेखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा रोल सर आप भी निभा रहे हैं। देखिए, वो भारतवंशी जो वहां बैठे हैं और आपने भारत के कल्चर को और भारत की वैल्यूज को, किस तरीके से भारत की संस्कृति को वहां पर मैं कहूं कि पूरे देश में फैलाया अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से। किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्या कुछ आप दिखाते हैं वहां पर? देखिए, हम भारतीयता को यहाँ पर जिंदा रखते हैं। हर भारतीय के लिए एक आवाज है। जो मेरा टीवी स्टेशन है वो हर भारतीय के लिए आवाज है, और हम यहाँ यही कोशिश करते हैं कि भारतीय संस्कृति की चर्चा पूर्ण रूप से हो। धर्म, विकास, राजनीति, शिक्षा, सभी विषयों पर हम यहाँ पर कार्य करते हैं। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मेरी ओर से कि जो काम भारतीय फूड या भारतीय भोजन ने किया है इंग्लैंड में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कुलदीप जी, आपने कितना बदलाव देखा है? अगर हम पिछले 3-4 दशकों की बात करें, पहले तो आप कब वहां पहुंचे और उसके बाद आपने कितना बदलाव देखा है? एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा हुई है इंडियन कल्चर की, इंडियन वैल्यूज की, इंडियन फूड की? इंडियन कल्चर और भारतीयता को आज इंग्लैंड में काफी पॉजिटिविटी मिली। क्यों? कि भारतीयों ने पूरे दमखम से यहाँ काम किया। यहाँ की इकोनॉमी में हमारा सहयोग बहुत है, इसलिए आज यहाँ पर साड़ी के भी साड़ी थन होते हैं। मतलब यहाँ भारतीय स्त्रियां साड़ी पहनकर बाजार में निकलती हैं, और एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में निकलती हैं, और उनका एक स्पेशल इवेंट होता है। वो इस चीज को दर्शाता है कि भारतीयता को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ भोजन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ भारतीय धर्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है। 400 से ज्यादा मंदिर इंग्लैंड में मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना असर भारतीयों ने इंग्लैंड के माहौल पर लगाया है। और इंग्लैंड में आज की तारीख में जब से राम मंदिर बना है, तब एक नारा जो राम राम वाला मामला है वो इतना बढ़ गया है कि आजकल एक दूसरे को ग्रीट करने में भी राम राम बोला जा रहा है। तो भारतीयता बड़े अच्छे स्तर पर, और भारतीय कल्चर जो कि पहले थोड़ा सा घट गया था या वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो गई थी, उसमें परिवर्तन आ गया। लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया कि भाई नहीं, इंडिया इज अ कंट्री जिसके साथ हमको चलना चाहिए, और भारतीय कल्चर जो है वो परिवार को साथ रखता है। सुरेश जी, आईसीसीआर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका आईसीसीआर ने निभाई है। लेकिन अभी शेखावत जी की एक बात से ही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि दुनिया ये भी जानती है कि अगर कहीं कोई मेहनती कौम है, अगर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग हैं तो वो इंडियंस हैं, और इसीलिए इंडियंस की धाक विदेशों में बहुत ज्यादा है। और यही एक वजह है कि आज उच्च पदों पर भी भारतीयों की तरफ ही देखा जाता है, उन्हें चुना जाता है। क्या आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, मैं वही कहने वाला था कि आज जो है, अगर आजकल के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पहले भी था, लेकिन पहले से ज्यादा आजकल जो भारतीयों को है उनको देखा जाता है कि सक्सेसफुल कम्युनिटी है, मेहनत वाली कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजिकली वाइब्रेंट कम्युनिटी है, कि कहीं अगर एक सॉल्यूशन चाहिए उनकी प्रॉब्लम के लिए तो वो कहता है अच्छा भी देखिए किसी इंडियन को देखिए, वो ये उसको मालूम होगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है ये। तो ये एक जो परसेप्शन चेंज हुआ है, एक जो रिकॉग्निशन है, उससे भी बहुत बड़ी मदद मिली है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में बॉलीवुड का जो आजकल के जो मॉडर्न म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, बहुत बड़ा हाथ है। आपने कहा क्लासिकल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंजेस, मैं कहूँ कल्चरल कोलैबोरेशन है ये जी, कि हमारी कल्चर और ये कल्चर मिलकर के। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मैं लाओस में एम्बेसडर था तो हम अपने घर में वहां पर होली का फंक्शन करते थे जी। होली पर जब हमने पहली बार किया तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो हमारे घर में आए, और उन्होंने देख करके कहा अरे ये तो लाओस न्यू ईयर की तरह ही है, ये कि जो रंग फेंकना है, पानी फेंकना है, फूल फेंकना है,
उसमें काफी सिमिलैरिटी थी बिल्कुल एक तरह से ये। तो जो एक तरह से इकट्ठा आना होता है कल्चरल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और खासतौर पर भारतीयों की मेहनत के ऊपर, और एक होकर के रहने की जो आदत है ये, उससे काफी मदद मिलती है। एकता सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। और मेरे ख्याल से अचल साहब आप भी इससे अग्री करेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर कर सकते हैं कि जब हम एक जॉइंट फैमिली कंसेप्ट की बात करते हैं, हालांकि विदेशों में तो न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट आज से नहीं बहुत पहले से आया, आज भारत में कहीं कहीं हम कहीं क्या काफी जगह पर आज हम लोग वो भी देखते हैं, लेकिन वो जो एक जॉइंट फैमिली कंसेप्ट और एक साथ मिलके रहना और एक साथ मिलके त्योहार मनाना या फिर दुख सुख में साथ रहना, ये जो एक ये हमारा कल्चर है, ये कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है विदेशों को। जी हाँ, जो फैमिली वैल्यूज हैं इस चीज की काफी एप्रिसिएशन है बाहर के देशों में। और इनफैक्ट कभी कभी तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट कहते कहते रुक जाते हैं कि वी आर जेलस ऑफ योर सिस्टम, जो आपकी फैमिली इतनी एक जितनी आपकी इंटीग्रेटेड यूनाइटेड है, जिस तरह से आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, और जिस तरह से ये वैल्यूज आप, वो उनको हैरान भी करता है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस भी करता है। लेकिन चूंकि सालों साल से वो अपने तरीके से रहते आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई बदलाव हमें देख के लाएंगे ये तो हम भी इस चीज की अपेक्षा नहीं करते। अच्छा, जब हम भारतीयों की बात करते हैं, जो चीजें विदेशों में भारतीयों की रिकॉग्निशन में किस किस चीज ने कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे लगता है कि सालों साल तक जो भारतीयों ने अपनी एक छवि बनाई, जिसके बारे में जिक्र हुआ कि बहुत ही मेहनती लोग हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, बट इसके साथ साथ मुझे लगता है जो हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि हम बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहे हैं, और हमने अपनी भारतीयता को ना छोड़े हुए लोकल जो वहाँ का एटमॉस्फेयरिक्स है या लोकल कस्टम्स या लोकल रहन सहन है, उसको उस लोकल कंडीशंस को मैं कैसे अपने आप को अडेप्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू थी जिसकी एप्रिसिएशन होती रही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कहीं भी किसी भी देश में भारतीय को लेकर कभी इस चीज की शंका नहीं हुई कि कोई भारतीय वहां के सिस्टम के लिए किसी भी किस्म की थ्रेट हो सकता है। तो अब ये सेकंड थर्ड जनरेशन जो वहां है वो अपना ज्यादा एजर्ट कर रही है, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ले रही है, पॉलिटिकल उनकी एक अपनी स्टैंडिंग बन रही है, तो जिसके चलते हुए जो आपने बताया आज वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पोजीशंस में है। इससे पहले वो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में थे, बिजनेस में थे, सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनीज के, बट यही चीज अब आप रेप्लिकेट हो रही है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में। बिल्कुल। तो ये हमारे इंडियन डायस्पोरा की एक्सेप्टेंस, ऑल राउंड एक्सेप्टेंस की बात है। बिल्कुल। हमारी जो कल्चरल स्ट्रेंथ है उसकी तो कहीं है, बट ये चीजें अनफॉर्चुनेटली टेंजेबल नहीं होती है कि आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप ट्रेंड्स देख सकते हैं कि हाँ देखिए कि जैसे अभी बात हुई यूके में चिकन टिक्का, तो वहां का स्टेपल फूड बन चुका है। वेजिटेरियनिज्म मुझे लगता है कि भारत की देन है वहां पे। अब वेस्टर्न यूरोप में तो वेजिटेरियन से आगे बढ़ के वीगन्स बनते चले जा रहे हैं, और भी उन्होंने 2 कदम आगे चले गए। तो बहुत सी चीजें इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका शायद इस्कॉन वालों की भी रही है। गौरांग जी, आप शायद इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में, मैं वही बात कर रही थी कि पूरी दुनिया में कृष्ण भक्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और गीता पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और उनमें बहुत ज्यादा विदेशी भी हैं, और वो विदेशी हैं जो यहाँ आते हैं कृष्ण मंदिर को देखने के लिए, और जो यहाँ आते हैं चाहे वो जन्माष्टमी का पर्व हो, कहीं भी वो लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ जी सर, तो ऐसा है कि लगभग अभी हम लोग के 900 मंदिर विश्व भर में हैं, 120 देशों में, और ऑलमोस्ट 80 भाषाओं में, 80 भाषाओं में भगवत गीता का वितरण हम विश्व भर में कर रहे हैं। और उसका प्रभाव ये पड़ा है कि लोग अपने अपने भाषाओं में भगवत गीता को अपना पा रहे हैं। और कई बार लोगों को लगता है क्या भगवत गीता केवल हिंदू ग्रंथ है कि नहीं, तो हम कहते हैं कि गीता के 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। प्रकृति अर्थात नेचर, काल अर्थात टाइम, कर्म अर्थात एक्शन जो कि कॉमन है, जीव सबका अंदर, हृदय के अंदर जो जीव है, आत्मा है, और ईश्वर जो है जो कंट्रोल कर रहे हैं। इसको लेकर जो समन्वय भगवत गीता ने दिया है, इसके माध्यम से जो लोग आज जीवन में चेंज अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि चेंज के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है। स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। और जितना ज्यादा चेंज इम्पोज हो रहा है दुनिया में, लोग स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं। और इससे बचने के लिए जब हम प्रेयर अपनाएं, मेडिटेशन अपनाएं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन आप हरे कृष्ण भक्तों को करते हुए देखे हो,
इसके माध्यम से आई से दैट प्रेयर और मेडिटेशन इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। तो सुबह हम ये नाम जप करके शुरू करते हैं तो विश्व भर के कोने कोने में अलग अलग देशों से जिन्होंने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना इससे जुड़ पाते हैं और ये सनातन धर्म की पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और संस्कृति किस तरीके से आज दुनिया इसको नमन कर रही है और किस तरीके से आज भारतीयों का बोलबाला है विदेशों में, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम खास मेहमानों से चर्चा हुई अलग अलग मुद्दों पर कि क्या वजह क्या कारण रह सकते हैं, लेकिन कुलदीप सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल कुलदीप जी 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं और कहते हैं कि योग में बहुत ताकत है। क्या आपको लगता है कि योग की ताकत ने भी दुनिया को एक साथ जोड़ा है? नवजोत जी, बड़ा स्पष्ट है ये कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये कार्यक्रम शुरू करवाया यूएनओ में, तब ऐसा लगता नहीं था कि इसकी इतनी गूंज होगी। लेकिन हमारे हाई कमीशन में छोटा सा कार्यक्रम हुआ पहली बार और अब वो कार्यक्रम इतने बड़े फैलाव में आ गया कि ट्रफालगर स्क्वायर पर ये प्रोग्राम होता है। इस बार हुआ था पिछली बार, और इंग्लैंड में कम से कम नहीं करते हुए तो 40-45 योगा सेंटर खुल चुके हैं। तो योग ने जो प्रगति की है और जो भारत की भारतीयता को आगे बढ़ाया है उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान योग का रहा है। योग के साथ जो एक चीज यहाँ पर और भारतीयों की ज्यादा मतलब फेमस है, या जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय हाथ फैलाना नहीं जानता, वो देना जानता है। यहाँ एक सिस्टम है कि सरकार आपकी मदद करती है अगर आप जॉब नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उसमें सबसे कम संख्या भारतीयों की गिनी जाती है। तो बड़ी पॉजिटिव समझा जाता है सरकार में भी कि भारतीय जो है वो मेहनती कौम है, अच्छी कौम है, कमा कर खाना जानती है, लेकिन सरकार से अनुदान लेके रहना पसंद नहीं करती। यहाँ की जेलों में देखिए सबसे कम भारतीय मिलेंगे आपको, सबसे कम अपराधी भारतीय होंगे। तो ये चीजें यहाँ की जनता को अच्छी लगती है, यहाँ के लोगों को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि भारतीय अच्छे व्यक्ति होते हैं, भारतीय लोग बड़े अच्छे होते हैं, उनके परिवार साथ रहते हैं, उनके माता पिता को वो लोग अपने साथ रखते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो वैल्यू एडिशन देता है आपके परिवार को और आपकी भारतीयता को ये आगे बढ़ाता है कि इंडियन जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है, अपने परिवार के साथ रहता है और अच्छे परिवार की तरह पूरे देश में किसी भारतीय को आप गलत कार्य करते हुए कम ही पाएंगे। बिल्कुल। अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ हैं, यहीं से आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट योग रहा है, आपको क्या लगता है योग ने कितना बड़ा रोल अदा किया है? नो डेफिनेटली देखिए योगा 1950s ऑनवर्ड वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसका स्तर इतना ऊंचा नहीं था। लेकिन जिस दिन से यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंटरनेशनल 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस बनाया है, तो इसकी जो ओवरनाइट आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन पूरे विश्व में बनी है। और उसके बाद जब से ये हुआ है पिछले 5-7 साल से जो जिस तरह से जिस लेवल पे इसकी प्रचार हुआ है, या जिस लेवल पे इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, तो अब ये सिर्फ एक कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई सिलेक्टेड लोगों के बीच में ये एलीट भी कह सकते हैं कि ये एलीट सोसाइटी के कुछ एलीट हैं या जो कुछ भटके हुए लोग थे जो अपनी थोड़ा मन की शांति के लिए योगा की तरफ जा रहे थे। अब ये एक योगा वे ऑफ लाइफ बन गया है। इसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हैं, इसके मेडिटेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, इसका इम्पोर्टेंस जो है आपकी हेल्थ में कितनी इम्पोर्टेंस है, इस सब चीजों की भी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल। अब आपने योगा का जिक्र किया तो मैं चलते ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे फैक्टर्स में जो भारत की हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, उसमें एक अल्टरनेट मेडिसिन, खासतौर से आयुर्वेदा का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आप आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आयुर्वेदा में अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारत की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी भी रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस धीरे धीरे विदेशों में बढ़ रही है। सर इसी पर मैं डिटेल्स आपसे आगे लूंगी, लेकिन एक बार सुरेश गोयल जी को भी इंक्लूड कर लेती हूं। जब हम योग की बात करते हैं, कितना बड़ा योग का रोल रहा है दुनिया को एक साथ लाने में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर जैसे अचल जी भी बता रहे थे कि स्पेशली जब से यूएन ने इसको इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया है, उसके बाद बहुत सारे मुल्कों से इस तरह की भी खबरें, और हमने देखा भी कि योग एक आपके जिम का ऑल्टरनेट बन गया। वो लोग जो जिम नहीं जा सकते, विदेशों में भी लोग योग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुरेश जी,
सूर्य जी शायद आपका ऑडियो म्यूट है। जी जी जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, सुन पा रही हूँ आपको। जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से यूएन ने योगा डे अनाउंस किया है, इंटरनेशनल योगा डे, हाँ। तो खास तौर पर ज्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं इतना जरूर कहूंगा कि योगा की पॉपुलैरिटी जो बढ़ी है वो इसकी वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि इसलिए बढ़ी है क्योंकि योगा इंक्रीजिंगली देखा गया है कि एक शांति के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। ये बड़ा इफेक्टिव सिद्ध हुआ है ये। और उसको देखते हुए इंटरनेशनली मैं देखता रहा हूं कि पिछले 30 साल में, 20-30 साल में काफी आगे बढ़ा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर आपने कि मैं थोड़ा सा योगा से अगर हट करके बात करना चाहूँ। देखिए, भारत की संस्कृति की एक खास चीज क्या है, मैं ये कहना चाहूंगा। उसमें योगा भी शामिल है, उसमें हमारी जो थिंकिंग है, सिविलाइजेशन, वो भी शामिल है, डांस, म्यूजिक सब भी शामिल है। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो करेंसी होती है वो पावर होती है। हमारी जो संस्कृति से पहले जो पावर मानते थे वो थी मिलिट्री पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, हार्ड पावर। हमारी संस्कृति से सिद्ध हुआ है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यह आवश्यक नहीं है कि मिलिट्री शक्ति ही हो। कल्चरल पावर, सांस्कृतिक शक्ति या सांस्कृतिक रिलेशंस, जो सॉफ्ट पावर बोल सकते हैं आप उसको, वो उससे भी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। और मेरा ख्याल है यही अगर हम कहें हमारी संस्कृति की विशेषता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। गौरांग जी, आपके पास भी आना चाहूंगी। एक है जीने की कला, जो हमें गीता सिखाती है, क्योंकि एक तरीके से इसको काउंसलिंग बुक भी कहा जाता है, जीवन जीने की कला। लेकिन मुक्ति के लिए भी विदेशी हम देख रहे हैं कि आजकल भारत आ रहे हैं। अभी देखिए, 2 दिन बाद जैसे मौनी अमावस्या है, पितरों की शांति के लिए भी लोग भारत आ रहे हैं और बड़ी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। तो वास्तव में आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भारत के लिए। नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे देश में 1 मिलियन पॉपुलेशन को लेकर 5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो भारत की ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में प्री कोविड केवल 11 मिलियन टूरिस्ट आ रहे थे। लेकिन अब श्री राम मंदिर के ओपनिंग के बाद, अयोध्या जी के इस सुंदर फंक्शन के बाद पूरे भारत भर में और विश्व भर में स्पिरिचुअल फर्वर बढ़ता जा रहा है। और विशेष रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति के सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी हमारी लाइफ की जर्नी है उसको टूरिज्म से कंपेयर किया गया है। जैसे टूरिज्म में बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, बॉम्बे से स्विट्जरलैंड, बॉम्बे से न्यूयॉर्क वगैरह लेके जाते हैं, वैसे ही आध्यात्म के अंतर्गत आत्मा को मृत्यु के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सके। इसलिए सनातन धर्म ट्रेडिशन के अंतर्गत सारे धर्म ये 5 श्रेणियों के अंदर आते हैं। मैं कहाँ हूँ, दूसरा मेरा गंतव्य क्या है, तीसरा मेरे गंतव्य पर पहुंचने पर अनुभव क्या होगा, चौथा मेरी जर्नी का पाथ या मार्ग क्या होगा, और 5वां इस मार्ग में मेरे अड़चन बाधाएं क्या होंगी। इन 5 को लेकर सारे विश्व के धर्म बसे हुए हैं और सनातन धर्म ट्रेडिशन के अंदर इसकी इतनी डीप एक्सप्लेनेशन है कि इसको खोजते हुए विश्व भर से लोग आते हैं, जो आप अब अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्व भर से लोग। और जैसे शेखावत जी बार बार इस बात पर जोर भी दे रहे हैं। शेखावत जी, देखिए, राम मंदिर जब से बना है तब से एक तरीके की क्यूरियोसिटी लोगों में भी इस बात को लेकर हो रही है कि हम कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे। और देखिए, व्यवस्था यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज, काशी और अयोध्या तीनों के लिए एक कॉरिडोर भी बनने वाला है। तो मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट वहां पर लोगों में ज्यादा होगी इसको लेकर। बहुत ज्यादा। और यहाँ पर भी, लंदन में भी श्री राम मंदिर है, यहाँ ऑलरेडी है। और वहाँ उन्होंने बहुत भव्य रूप से श्री राम जन्मदिन को या स्थापना दिवस को मनाया इन्होंने। इसके अलावा एक और विषय है जो हम जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय फिल्मों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है भारतीयता को आगे बढ़ाने में। हिंदी फिल्म इंग्लैंड में कोई जमाने में 20 या 25 थिएटर में लगती थी, आज ये 400 थिएटर में यहाँ पर वो फिल्म लगती है। और एक और विषय जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा फिल्मों के अलावा, वो है मेडिकल डॉक्टर्स। भारतीय डॉक्टर वर्ल्ड में नंबर 1 गिने जाते हैं और उसका बहुत बड़ा काम है भारतीयता को सपोर्ट करने में। आज मानिए कि आज हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म जैसा शब्द भी बोला जाने लग गया और वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आने लग गए। स्पेशली
कई विषयों पर तो लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ एनएचएस से ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, हाँ। भारत चला जाए। उसका एक बड़ा तो कारण सर ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम भारत के मेडिकल टूरिज्म की बात करें, भारत में मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, तो वो कंपैरेटिवली काफी सस्ती हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग भारत का रुख करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं कि अच्छा अचल जी, अचल जी शायद इस पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शेखावत जी 1 मिनट लौटती हूँ। जी अचल जी, आप अपना विचार रखिए इस पर। नहीं, सस्ती नहीं है। हाँ। एक तो मेडिकल फील्ड में जो इंडियन डॉक्टर्स की रेपुटेशन है और जो आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सस्ती है, ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है जी। और मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही लंदन में था, तो मैंने महसूस किया कि वहाँ ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज या फैसिलिटीज जो भी हैं, उसके बावजूद जिससे भी मैंने बात करी, उन्होंने कहा यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना जितना मुश्किल है, जो एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज है लंदन में या यूके में, वो बहुत ही मुश्किल है। और डेफिनेटली इट्स द ईज ऑफ गेटिंग क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल अटेंशन, और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। तो ये कंबाइंड क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं जो भारत में मेडिकल टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी, हमने एक कारण नहीं। जी सुरेश जी, हमने यही से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। हमने यही चीज कोरोना काल में भी देखी थी। देखिए, जब पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए स्ट्रगल कर रही थी, हिंदुस्तान के पास न सिर्फ अपनी वैक्सीन थी, बल्कि पूरे सारे सामान हिंदुस्तान के पास मौजूद थे। हमने कितनी जल्दी, कितने फास्ट तरीके से उसको तैयार किया था, और दूसरी बात, विदेशों तक को हम लोगों ने वैक्सीन सप्लाई की थी। ये बहुत बड़ा भरोसा है जो विदेशियों का भारत पर आकर टिकता है। जी देखिए, एक चीज होती है एम्पैथी, जो एम्पैथी है बाकी लोगों के लिए कि हमें जो करना है वो खाली हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। जो वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक मंत्र है, वो ये सारी जो थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट है, ये सब बीच में आती है। और उसमें मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे हमारी, आप जैसे देखिए क्वाड में भी इंडिया को जो सबसे बड़ा रोल है वो डिजास्टर सपोर्ट के लिए है, क्योंकि भारत डिलीवरी जल्दी कर पाता है और समझ सकता है कि जरूरत कहाँ होगी। तो ये सारी चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, मिलकर के काम करना है, एम्पैथी है, लोगों के लिए सेंसिटिविटी है, ये सब चीजें जो है इस सब में शामिल होती है, और यही हमारी सफलता का एक मूलभूत आधार है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ आप क्योंकि आईसीसीआर से भी जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर? बहुत ज्यादा। आपने यहाँ पर गोवर्धन जी है यहाँ पर तो बता चुके हैं कि गीता कितनी आगे सक्सेसफुल रही है ये। लेकिन अगर आपको याद हो कि सबसे शुरू में जब भारत का नाम आना शुरू हुआ, सही हो गलत हो, उसमें योगा भी था, उसमें हरे रामा हरे कृष्णा भी था, एक महेश योगी जी थे। तो एक तरह से इंडिया हैज बीन सीन एज ए स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन एंड ए स्पिरिचुअल गुरु ग्लोबली। तो मेरे ख्याल है इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है। आईसीसीआर ने संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ाया है। संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी वो दोनों ही इकट्ठा इस मामले में मिलकर के काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अचल जी, इस पर मैं आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगी, स्पिरिचुअल टूरिज्म। या डेफिनेटली, देखिए आप अब एक कंट्री या किसी भी सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप पॉलिटिकल, आपकी क्या पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर उठकर अगर आप जो जिसे कहते हैं मटेरियल चीजों से ऊपर उठ के अगर देखते हैं, तो फिर वैल्यूज पे आके बात टिकती है कि वैल्यूज किसकी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो ऑटोमेटिक सीइंग इज बिलीविंग एक तरीका है कि हम जाके इस चीज का प्रचार करें। और दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म पे जो हमारे यहाँ आता है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाता है और फिर वो जाके उसे शेयर करता है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है इसका। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं समझता हूँ वो सेकेंडरी चीजें हैं जो आप यहाँ से आके देश में अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से महसूस करते हैं, फिर वो आप अपना यहाँ का एक्सपीरियंस लाके अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, जब मैं ऑस्ट्रिया में पोस्टेड था तो वहां मुझे एक ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट कहा करता था, वो हर साल इंडिया आया करता थे। तो उसका ये कहना था कि देखिए हमारे यहाँ से बहुत से लोग आते हैं इंडिया, और वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि या तो वो कहते हैं कि हम हर साल जाएंगे, या फिर कहते हैं दूसरी बार नहीं जाएंगे।
लेकिन जो ये कहते हैं कि दूसरी बार नहीं जाएंगे, हर तीसरे साल उन्हें फिर से इचिंग होने लगती है कि नहीं, भारत में कुछ तो था, हमें वापस जाना है। हाँ। तो ये जो चीज थी, ये बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब उसका इतना कैंडिड, बिल्कुल, जो एक बार आता है वो बार बार हमारी धरती पर आता है। बिल्कुल। गौरांग जी, एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए, एक बड़ा रोल क्योंकि इस्कॉन का भी रहा है, वो ये है कि आपने दुनिया को प्रैक्टिकली जीना सिखाया। क्या जीवन है और प्रैक्टिकलिटीज क्या हैं? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जितना भी वेस्टर्नाइज कल्चर है या फिर वो लोग हैं, वो सीधा प्रैक्टिकल चीजों पे भरोसा करते हैं, और हमने अपनी गीता अध्यात्म के जरिए उनको प्रैक्टिकलिटी दिखाई है कि देखिए यही जीवन है। हाँ जी, हम लोगों के 7 फॉर्मूला है प्रैक्टिकलिटी में। पहला है ABCD, A फॉर एसोसिएशन अर्थात संघ, जो कि आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का संघ। B फॉर बुक्स, भगवत गीता जैसे बुक्स घर पे हो। C फॉर चैंटिंग या कंटेम्पलेशन या मेडिटेशन, और D फॉर डाइट, जैसा अन्न वैसा मन। और इसके साथ साथ हम लोग जो हरे कृष्ण आंदोलन में लोगों को घर में गीता को अपनाने के लिए शिक्षा देते हैं, उसके अंदर 3 बातें हैं। कृष्ण नाम, जो कि घर पर नाम लें। कथा, जो कि सब मिलकर गीता और भागवत का और महाभारत रामायण का पाठ करें। और तीसरा प्रसादम। तो ये प्रैक्टिकल माध्यम से हजारों घरों में हम मंदिर बना पाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मंदिर में तो लिमिटेड लोग जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में प्रेरणा प्राप्त करके करोड़ों घरों में हम मंदिर बनाकर परिवारों को सनातन धर्म से जोड़ सकें। बिल्कुल, और यही शक्ति है और यही हमारे देश की ताकत भी है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, चाहे वो भारतवंशियों के जरिए हो, चाहे हमारी संस्कृति के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए।